अब हम यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए वार्म अप में लिखा गया है सम बैफलिंग ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड बाय द रिसर्चर्स इन द अर्ली 1900s इन देयर अटेम्प्ट टू फाइंड आउट अ वैक्सीन फॉर पोलियो। बैफलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ज़्यादा जटिल ऑब्जर्वेशन किया गया था जितने भी रिसर्चर्स थे उनके द्वारा 1900s में, ताकि वो पोलियो की वैक्सीन जो है ना वो डेवलप कर सके। तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट ऑब्जर्वेशन किए गए थे। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट व्हाट सैनिटेशन हैज़ टू डू विद दी अटैक ऑफ पोलियो। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई। तो अब आप जब ये टेक्स्ट पढ़ोगे इस यूनिट का तब आपको पता चलेगा कि साफ़ सफाई का क्या लेना देना है पोलियो के अटैक से। वैक्सीन डेवलपमेंट्स फॉर पोलियो हैड बिगन इन अर्ली 1900s। जो पोलियो के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट था वो शुरुआती 1900s में ही उसकी शुरुआत हो गई थी, पोलियो वैक्सीन का डेवलपमेंट। हाउएवर अर्ली अटेम्प्ट्स फेल्ड। लेकिन क्या हुआ ना कि जो शुरुआती जो अटेम्प्ट्स थे, जो शुरुआती कोशिश की थी रिसर्चर्स ने, वो फेल हो गई। पार्टली बिकॉज रिसर्चर्स डिड नॉट नो देयर वॉज मोर देन वन वायरस। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ हद तक बात ये थी कि रिसर्चर्स को ये नहीं पता था उस वक्त कि पोलियो जिस वायरस से कॉज होता है उसकी एक टाइप नहीं है, वो एक ही वायरस नहीं है बल्कि उसकी 3 टाइप है। वो इस बात को नहीं जानते थे रिसर्चर्स। वी नाउ नो दैट पोलियो इज कॉज्ड बाय 3 strains of quite stable virus that are part of the enterovirus family which have RNA as their genetic material। अब हमें पता है कि जो पोलियो कॉज होता है वो एक वायरस से नहीं बल्कि वो 3 वायरस से कॉज होता है। यानी कि पोलियो वायरस एक ही है लेकिन उसके 3 तरीके के टाइप हैं, 3 वेराइटी हैं। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है वेराइटी। 3 तरीके के वो वायरस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब क्या होता है ना कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको जब सर्दी खांसी होती है ना, कॉमन सर्दी खांसी जो होती है जो अपने आप जो ठीक हो जाती है, तो उसमें क्या होता है ना, वो एक वायरस की वजह से होती है। राइनो वायरस उसका नाम होता है। तो वो जो वायरस होती है ना, जब आपके पेट में जाती है तो वो एसिडिक मीडियम में जाते ही वो जो होता है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन ये जो वायरस है पोलियो वायरस, ये जब आपके अंदर जाएगा तो ये जो आपके पेट में जो एसिडिक मीडियम है उसमें भी वो सरवाइव करता है, उसमें वो स्टेबल रहता है। यानी कि वो इनएक्टिव नहीं होता है, वो एक्टिव ही रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि वो स्टेबल वायरस है। इसलिए ज़्यादा वो ये जो है ना ये ज़्यादा कंसर्न की बात है। और ये जो वायरस है जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस ऐसे वायरसेस होते हैं ना जो कि आपकी क्या बोलते हैं, आपकी इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो उसी फैमिली का जो ये पोलियो वायरस भी होता है, उसी फैमिली में ही पोलियो वायरस भी आती है, एंटेरोवायरस फैमिली में। और ये इसकी जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो RNA होती है। ठीक है, दीज वायरसेस कैन रिमेन इन्फेक्शियस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन वाटर एंड फूड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा समय तक ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। अगर ये पानी में है या फिर किसी खाने पे है तो ये बहुत ही ज़्यादा समय तक स्टेबल रहेगी। और स्टेबल रहेगी इसका मतलब है कि अगर किसी ने उसको कंज्यूम किया तो उसको इन्फेक्शन होना ही है इस वायरस का। ठीक है, टू बी इफेक्टिव ए वैक्सीन हैज़ टू कन्फर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल 3 strains। अगर कोई भी पोलियो की वायरस वैक्सीन अगर डेवलप की जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो इफ़ेक्टिव तभी होगी, वो जो वैक्सीन है पोलियो की वो किसी भी इंसान के ऊपर असर तभी दिखाएगी जब वो वैक्सीन
जो तीनों स्ट्रेन्स हैं पोलियो वायरस के, तीनों जो टाइप के जो उसके पोलियो वायरस के जो तीनों टाइप हैं, उन सभी के ऊपर अगर वो इम्यूनिटी दिखाएगी तभी वो असरदार होगी। कन्फर का मतलब होता है कि प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को प्रोवाइड करना। तो अगर वो तीनों टाइप के जो पोलियो वायरस हैं, अगर उसके ऊपर वो वैक्सीन अगर इम्यूनिटी दिखाएगी, उसको अगर वो मार सकेगी, तभी वो वैक्सीन असरदार होगी। असल में वैक्सीन का अगर हम काम देखें तो वैक्सीन सच में किसी भी वायरस या फिर बैक्टीरिया को मारती नहीं है। वैक्सीन जब हम लेते हैं तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है कि वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी वायरस है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में वैक्सीन के अंदर डाला जाता है। यानी वो बैक्टीरिया और वायरस जिसके लिए भी वो वैक्सीन बनाई गई है, वो उस वैक्सीन के अंदर होती है और उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो आपके बॉडी में जाता है ना, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वैक्सीन के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो पार्ट होता है ना उस वायरस का या फिर उस बैक्टीरिया का, वो जो होता है ना वो निकाल लिया जाता है, उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है और तब उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो आपके बॉडी में जाता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि आपका बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। उसको जैसे ही पता चलता है कि एक फॉरेन मटेरियल हमारे अंदर आया है, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और बाद में क्या होता है ना, उसके विरुद्ध वो जो भी वायरस था या फिर बैक्टीरिया था, उसके विरुद्ध आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपने वैक्सीन तो ले ली, लेकिन बाद में जब वो वायरस सच में आप पे अटैक करेगा ना, तो आपकी जो बॉडी होगी ना उसको तुरंत पहचान लेगी और दूसरी बार वो दुगनी तेज़ी के साथ एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उस वायरस को या फिर जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देगी और आपको इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैलने नहीं देगी। आपके अंदर इन्फेक्शन ना हो, ऐसा मेक श्योर करेगी। तो इसीलिए वैक्सीन दी जाती है, ताकि हमारे अंदर ना एक प्राइमरी मेमोरी हमारा बॉडी डेवलप कर सके उस वायरस या फिर उस बैक्टीरिया के लिए। और जब असल में जब हमें उसका इन्फेक्शन हो, तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए और दुगनी तेज़ी के साथ बनाए और उसको मार दे, उसको हमारे अंदर फैलने ना दे। Ironically, before the 1900s, immunity was acquired primarily during infancy because sanitation conditions were poor and efforts at sewage and water treatments were primitive. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हास्यास्पद वाली बात है, आयरनिकल बात ये है कि 1900 से पहले जो क्या होता था ना, कि जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनके अंदर अपने आप पोलियो जो वायरस थी उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो सैनिटेशन कंडीशन यानी साफ़ सफाई की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। ना ही ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था और ना ही जो पानी जो पीते हैं उसका ट्रीटमेंट ठीक से किया जाता था। ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्या था ना, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। ये हास्यास्पद ही बात है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना कि जब साफ़ सफाई सही से नहीं होगा, पानी गंदा रहेगा, सीवेज ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि और भी ज़्यादा बीमारियां होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था पोलियो के केस में, क्योंकि जो पोलियो वायरस होती थी ना, उससे अक्सर ही छोटे बच्चों का आमना सामना होता था, जिसकी वजह से उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। देखिए आगे लिखा गया है, बेबीज वेर फ्रिक्वेंटली एक्सपोज टू पोलियो वायरस। जब छोटे बच्चे होते थे अक्सर ही पोलियो वायरस से उनका इंटरेक्शन होता था, ठीक है, आमना सामना होता था और इसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। अब आप सोचोगे कि इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो जाती थी। छोटे बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कितना कमज़ोर होता है ना, उनको जल्दी कोई भी बीमारियाँ पकड़ लेती, लेकिन इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो जाती। तो आगे आप पढ़ो, लिखा क्या है, these infants did not contract the disease because their mother's antibodies were passed on to them through breastfeeding। वो जो छोटे बच्चे होते थे ना, तो उनको इसलिए वो जो भी वायरस उनके अंदर गया है, पोलियो वायरस जो उनके अंदर जाता था, वो उनको इन्फेक्ट इसलिए नहीं करता था क्योंकि
वो जब उनकी मम्मा उनको जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी तो उसके थ्रू उनकी मम्मा का जो एंटीबॉडीज़ होता था ना उनके शरीर का, उनकी मम्मा का जो एंटीबॉडीज़ होता था वो छोटे बच्चों के बॉडी में चला जाता था और वही एंटीबॉडीज़ जो होता था ना हेल्प करता था, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो जो इन्फेक्शन था वो कॉज नहीं करता था पोलियो वायरस। देखिए आगे लिखा है द बेबीज देन डेवलप देयर ओन एंटीबॉडीज टू द वायरस। और क्या होता था धीरे धीरे जो थे ना वो छोटे बच्चे, उनकी बॉडी खुद ही धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ जो थी वो डेवलप करने लगती थी, तो इसीलिए उनको इन्फेक्शन नहीं होता था। इसके बावजूद कि उस वक्त जो सैनिटेशन कंडीशन था, साफ़ सफाई का जो कंडीशन था वो सही नहीं था, लेकिन तब भी बच्चों को पोलियो वायरस जो था वो अफेक्ट नहीं करता था। तो उसका कारण यही है कि जो एंटीबॉडीज़ होते थे वो उनकी मम्मा से उनके अंदर पास ऑन हो जाते थे और धीरे धीरे वो बच्चे खुद ही अपने बॉडी में एंटीबॉडीज़ उन वायरस के खिलाफ बनाने लगते थे, इसीलिए उस वक्त उनको पोलियो वायरस अफेक्ट नहीं करता था। आगे लिखा गया है पैराडॉक्सिकली व्हेन सैनिटेशन इम्प्रूव्ड इन्फेंट्स वेर नो लॉन्गर exposed at an age when they were protected, so they did not develop antibodies to the virus. Consequently, when they were exposed to the virus in later childhood and adulthood, they were at risk to contract polio. ठीक है, पैराडॉक्सिकली मतलब क्या होता है ना, विरोधाभास, यानी कि ऐसा होना चाहिए ना कि जब सैनिटेशन साफ़ सफाई की जो चीज़ें थी वो इम्प्रूव हो गई, साफ़ सफाई लोग रखने लगे, तो डिजीज़ नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ ना कि जैसे ही सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी हुई तो छोटे बच्चे जो थे अब जब छोटे होते थे तो उस वक्त उन्हें ये जो वायरस वगैरह थे उनसे उनका आमना सामना नहीं होता था। ठीक है, उनका पोलियो वायरस से आमना सामना नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई ही नहीं उस वायरस के खिलाफ। तो इसीलिए जब वो बड़े होते थे तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता था कि उन्हें पोलियो वायरस जो होगा उनके अंदर असर दिखाएगा, उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तब उनकी मम्मा का जो एंटीबॉडीज़ होता है वो उनके अंदर पास ऑन हो जाएगा। अगर वो पोलियो वायरस से उनका आमना सामना होगा तब, लेकिन जब सैनिटेशन कंडीशन इम्प्रूव हो गई तो आमना सामना होना बंद हो गया, वायरस से आमना सामना होता ही नहीं था छोटे बच्चों को। लेकिन जब वो बड़े होते थे तो कहीं गलती से अगर उनके बॉडी में पोलियो वायरस जाता तो वो ज़्यादा खतरनाक था और वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे थे। हाई रिस्क पर इसलिए थे क्योंकि बचपन में उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ उस वायरस के खिलाफ डेवलप हुआ ही नहीं, तो पहली बार जब वो बड़े होंगे और तब पोलियो वायरस उनकी बॉडी में जाएगा तो वो हाई रिस्क पे हैं कि उन्हें इन्फेक्शन वो कॉज कर सकता है। और इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि पोलियो वायरस का एक वैक्सीन डेवलप किया जाए। This understanding about the nature of polio virus grew through painstaking research over the first half of the 20th century. जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मैंने बताया जैसे कि 1901 से 1950 तक का जो समय था, इसके बीच में ही क्या हुआ कि पेनस्टेकिंग रिसर्च हुए। पेनस्टेकिंग का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, तो केयरफुल रिसर्च को किया गया इस बारे में जानने के लिए कि आखिरकार ये जो पोलियो वायरस है इसका नेचर क्या है। जब आप किसी वायरस के बारे में जानोगे, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तभी आप उसके बारे में अवेयर कर सकते हो लोगों को, और उसके बारे में जानकर उसकी वैक्सीन को भी तैयार किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ कि बहुत ही केयरफुल रिसर्च की गई पोलियो वायरस को लेकर कि उसका कैरेक्टर क्या है उसको लेकर। मच ऑफ इट फंडेड बाय द मार्च ऑफ टाइम्स, एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। और ये जो रिसर्चेज हुई, ये जो केयरफुल रिसर्चेज हुई थी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, तो ये फंड किसके द्वारा किया गया था? ये फंड किया गया था मार्च ऑफ टाइम्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़मीनी तौर पे
काम करता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने की थी। ठीक है, फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जो कि क्या किया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो पोलियो से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस थी उसको फंड किया था। ठीक है, यानी कि उसको फाइनेंस किया था। ठीक है, कोई रिसर्च ऐसे ही नहीं हो सकता ना, उसके लिए फाइनेंस भी ज़रूरी है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए फंड किया था। दी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू इनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ ए रिस्पेक्टेड रिसर्चर हु वाज सर्टेन ही कुड फाइंड ए सेफ वैक्सीनेशन। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि था मार्च ऑफ टाइम्स ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसाइड किया कि वो इनलिस्ट करेगा सर्विस। इनलिस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि किसी का सपोर्ट लेना। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने ये डिसाइड किया कि वो एक इंसान थे उस वक्त जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड रिसर्चर थे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रिसर्चर थे उस वक्त के, जो कि इस बात को वो श्योर थे, इस बात के लिए वो श्योर थे कि वो एक बहुत ही सेफ वैक्सीन पोलियो के लिए तैयार कर सकते हैं। पोलियो वायरस के लिए वो एक सेफ वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, वो इस बारे में श्योर थे। उसी रिसर्चर का साथ लेने का, उसी रिसर्चर की मदद लेने की इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड की थी। और वो जो रिसर्चर कौन थे आगे वाले यूनिट में हम देखेंगे, वो थे जॉनस साल्क, जिनको हम जानते हैं जिन्होंने पहली पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। ठीक है, उन्होंने ही पोलियो वैक्सीन की डेवलपमेंट की थी।